हाँ देखिए, इन्वायरमेंटल लॉ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जितने पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने उपबंध थे उनकी चर्चा हुआ। इसके बाद हम अब वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के संबंध में व्याख्या करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण 1986 जो बना उसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण जो पलूट हो रहे हैं उनके संबंध में कठोर कानून बनाने का उपबंध किया गया था। इसके संबंध में हमने देखा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ये 1974 का जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है, इसके बनाने का उद्देश्य क्या था? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख करता है जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, यह अधिनियम बनाने की जो बनाने का उपबंध किया गया, बनाने की जो आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 का, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1872 जो स्टॉकहोम में दुनिया के सभी विकसित एवं विकासशील देशों ने भाग लिया, जिसमें 26 सिद्धांत बताए गए थे। वो 26 सिद्धांतों में जैसा कि हम देखते हैं कि जो 26 सिद्धांत बताए गए उसमें हम दुनिया के समक्ष जो विचार आया उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम पर्यावरणीय समस्या से, पर्यावरणीय प्रदूषण से रोकने के लिए, पर्यावरण के निवारण के लिए, मानव जीवन की सुरक्षा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र जो अभिसमय जो बनाई गई, उस पे मानव गरिमा एवं मानव पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो सिद्धांत बनाए गए थे उसमें कुल 26 सिद्धांतों में जो मुख्य था ये था मनुष्य का मूलभूत अधिकार है कोई ऐसे पर्यावरण जिसका उपभोग करे जो जीवन की स्वतंत्रता, समता, समानता, रहन सहन, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करावे। इसके संबंध में कानून बनाने का उपबंध बताया गया जो विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया। इस कानून को बनाने का उद्देश्य था कि हम प्राचीन भारत की व्यवस्था से हम देखते हैं तो ये इस बात में हमें मिलता है कि हमें छित जल पावक गगन समीर पंच तत्व से बनी शरीर, ये आकाश, छित जल पावन, छित माने पृथ्वी है, जल पावक आग है, जल है, पावक है, आग है, गगन है और समीर वायु है। ये सभी पांचों तत्वों से मिलकर हमारी शरीर बनी है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय विधि विधान परंपराओं से हम इस बात को देखते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में हम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की आवश्यकता का जो मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि उस समय 1974 के समय 1970 से 80 के बीच में भारत दुनिया में तो था ही, लेकिन भारत में
जल प्रदूषण बनाने का, जल प्रदूषण एक्ट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि तमाम कल कारखाने जितने लगे सब नदियों के किनारे लगे, और वो कल कारखाने का जो अवशिष्ट जल था वो नदियों में सीधा चला जाता था, नदियां पलूट हो जाती थी। जैसे गंगा नदी के कानपुर में तमाम चर्म शोधनशालाएं, जूता फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़ी बड़ी महानगरों में कपड़ों की फैक्ट्रियां लगी हैं। उन सारी फैक्ट्रियों का जो गंदा अवशिष्ट जल है वो सीधे जो है नदी में जाता है, नदी के माध्यम से जल को प्रदूषित होता था। इसके संबंध में माननीय न्यायालयों का समय समय पर दृष्टिकोण रहा कि आप जो है विकास कर रहे हैं, देखिए पर्यावरण को पलूट मत करिए, मानव जीवन को पलूट मत करिए। उस संबंध में कानून बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालयों का, उच्चतम न्यायालय का था, उच्च न्यायालयों का समय समय पर दिशा निर्देश रहा। उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत में जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम भारतीय संसद 1974 में पारित किया गया। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू था। इस अधिनियम में बाद में संशोधन कर दिया गया, 1978 में संशोधन किया गया, जिसमें जो है सिविल वाद की व्यवस्था कर दिया गया और राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण निवारण बोर्डों का गठन कर दिया गया कि जैसे राज्यों में राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड काम करेगा और केंद्र व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड काम करेगा। इस एक्ट का नाम है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। इस कानून का विस्तार जो है, यह अधिनियम धारा 1 में यह उपबंध किया गया कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 होगा, जिसका आरंभ में असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, बंगाल आदि संघ लागू है। परंतु इन राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद बनाई गई विधियों को पारित करने की शक्ति दी गया था। मतलब ये जितने आप देखेंगे कि केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को कब होता है, ये आपको संविधान में मिलेगा। राज्य सूची के विषय पर, क्योंकि जल राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाती है संसद कब, जब राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान मंडलों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि अमुक विषय पर या जो भी विषय हो, उस विषय पर केंद्र को कानून बनाना है, जो केंद्रीय कानून को जो है कि बनाया जाए, जो इसकी आवश्यकता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जब उस समय 1974 में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, तमाम राज्य की सरकारों ने प्रस्ताव पारित करके जल प्रदूषण के निवारण के लिए कानून बनाने के लिए भारतीय संसद को एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया। उसी के अनुसार जो है कानून बनाया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कानून बनाया गया, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 में कहता है ना कि राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को कब होगा, तो जब राज्य के विधान मंडलों द्वारा किसी कानून को बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हो जाए, उस प्रस्ताव के अनुसार जो है वह संसद जो है राज्य सूची के विषय में विधि बनाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 इसी के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। अब इसमें परिभाषा खंड को हम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में हम परिभाषा खंड में हम देखते हैं, परिभाषा खंड में सेक्शन 2 में है कि बोर्ड का गठन किया गया है, केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है, सदस्य और अध्यक्ष का व्यवस्था बताई गई है। इसके साथ साथ प्रदूषण का तात्पर्य बताया गया। प्रदूषण का तात्पर्य है कि ऐसी न्यूसेंस संभावना जिससे जो है कि घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य विधि सम्मत उपयोगों के लिए जीव जंतु आदि, पौधों आदि जलीय जीवों के लिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का तात्पर्य है कि जलीय जीव है और इसके साथ साथ जो जीव है और इसके साथ साथ तमाम कृषि है, तमाम चीजें हैं जिसके लिए जो है प्रदूषण बताया गया है। अब इसके बाद जो है कि राज्य बोर्ड अधिनियम की धारा 4 में राज्य बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य सरकार तात्पर्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्ति उसका प्रशासनिक उद्देश्य है।
और इसके बाद भूमिगत जल है, जल मार्ग है, ये सब परिभाषा खंड में आता है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड, जिसमें राज्य और केंद्र दो होते हैं। अब केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड का हम गठन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जल प्रदूषण के निवारण के लिए दो सरकार की तरफ से दो बंद किए गए हैं। एक केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड, दूसरा है राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम से तात्पर्य है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के गठन, केंद्रीय बोर्ड का गठन की व्यवस्था बताई गई है जल के संबंध में, जिसमें केंद्र सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने 6 महीने के भीतर असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में शासकीय गजट द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए बोर्ड बनाया, जिसमें जो है जल के प्रिवेंशन, जल प्रदूषण के वाटर प्रदूषण के प्रिवेंशन के लिए कार्य कराने के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई, वह था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्र सरकार द्वारा नामित किया अध्यक्ष को पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो विशेष अनुभव या ज्ञान रखते हो उसको अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था बनाई गई। 5 से अनाधिकृत इतनी संख्या में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को नामित किए गए। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे उनको भी इसमें नामित किया गया। और 3 या 3 से अधिक जो है अशासकीय व्यक्ति जो कृषि, मत्स्य व्यापार हितों के संबंध में केंद्र सरकार को राय देते हो, प्रतिनिधित्व करते हो, चाहे वो जो है कि सांसद हो या सरकार के कोई प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हो, उनको भी इस बोर्ड में रखा गया। केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व भी 2 रखे गए, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रखा गया। ध्यान दीजिए, ये जो जल प्रदूषण के संबंध में केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो किया गया, उसमें जो है कौन कौन लोग थे। पहला था कि केंद्र सरकार के अधीन जो है आने वाले व्यक्ति थे। 5 व्यक्ति ऐसे रखे गए जो केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व करते थे। 2 व्यक्ति ऐसे रखे गए जो जिसको बोर्ड नियुक्त किया था। 3 व्यक्ति ऐसे रखे गए जो सामाजिक व्यवस्था से आते थे, शासकीय क्षेत्र से नहीं थे। जैसे हम देखते हैं मत्स्य विभाग नहीं बल्कि मछली उद्योग वाले, व्यापार वाले या केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व होने वाले, ऐसे लोगों को 3 लोग रखा गया। केंद्र सरकार के नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के गठन के लिए केंद्र सरकार को नियुक्त किए जाने वाला एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव है, जिसके पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंधन संबंधी पहलुओं को अर्हता ज्ञान रखता हो। मतलब जो सचिव था, सचिव को पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में या इन्वायरमेंटल जो है कि साइंस में बीटेक हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो, पर्यावरण के संबंध में वो विशेष योग्यता दस्ता रखता उस व्यक्ति को बनाया गया। मतलब जो पर्यावरण विधि में, पर्यावरण व्यवस्था में, पर्यावरण विज्ञान में अपनी विशेष योग्यता एवं दस्ता रखता हो, उनको जो है पर्यावरण के लिए इंजीनियरिंग हो, यूनिवर्सिटी साइंस में जो भी हो, जो विशेष ज्ञान दस्ता रखते हो, उनको बोर्ड का सचिव बनाया जाने का बंद किया गया है। केंद्र सरकार उसी नाम से नियमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार सामान्य मोहर या अधिनियम के अधीन संपत्ति का अर्जन करेगा। ये लीगल पर्सन होगा। मतलब ये जो बोर्ड है, केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये लीगल पर्सन के रूप में काम करेगा, विधिक व्यक्तित्व के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद हम देखते हैं राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड। अधिनियम की धारा 4 में प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में, जहां किसी क्षेत्र, किसी अपने प्रदेश के किसी भाग के लिए ये राज्य बोर्ड का गठन करेगा, जिसमें जो है राज्य सरकार द्वारा नामित निर्देशित कि जो एक व्यक्ति पर्यावरण एक अध्यक्ष होगा जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी विषय के बारे में विशेष ज्ञान, अनुभव रखता हो या पर्यावरण विधि
पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण टेक्नोलॉजी में अपना मास्टर डिग्री हासिल करता हो उसको बनाया जाएगा। या उसमें से 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करते हो, मंत्री हो, राज्य सरकार के किसी मतलब प्रशासनिक उच्च प्रशासनिक पद पर हो, ऐसे लोग होंगे। माने अध्यक्ष जो होगा वो पर्यावरण योग्यता के संबंध में विशेष ज्ञान दस्ता रखता हो। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो बोर्ड बनाए गए हैं, निगम जो बनाए गए, निगम है, बोर्ड है, ये भी अपना कार्य करता है। इसके भी जो है कि जो राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं उनका भी मतलब सरकार के प्रतिनिधि माने नाते एक प्रकार से कह सकते हैं कि निगम का मेंबर जो होता है ये मंत्री के बराबर उनको अधिकार कर्तव्य प्राप्त है, मंत्री के बराबर दर्जा होते हैं, जो मतलब पर्यावरण संबंध विशेष योग्यता ज्ञान रखता है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बना है उसका जो अध्यक्ष होगा वो मंत्री के बराबर, राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। 5 व्यक्ति ऐसे होंगे इसमें, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 5 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, जो कृषि, उद्योग, व्यवसाय आज ने राज्य सरकार का सहयोग, सहायता और आय प्रतिनिधित्व देते हो और उस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है। अर्थात जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन का जो अधिकार और शक्तियां दिया गया है, जिस क्षेत्रों से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर आते हैं उसी क्षेत्रों से उसी प्राविधान के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर्स आते हैं। ठीक ना। अब हम इसके बाद देखते हैं कि सदस्यों की सेवाएं। धारा 5 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 5 में उपबंधित किया गया है कि सदस्य सचिव के अतिरिक्त बोर्ड का कोई भी सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अधिक तक कार्य करेगा। माने जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, तो कितने दिन काम करेंगे? 3 साल, 3 वर्ष तक के कार्य करेंगे। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ऐसा ठीक समझे तो सदस्य को या उसके कार्यकाल को पुनः अवसर देकर या पहले से भी हटा सकती है। सदस्य सचिव से भिन्न बोर्ड का सदस्य होगा। अध्यक्ष की दशा में यथास्थित केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन कार्य करेंगे। बोर्ड द्वारा सदस्य पुनः नाम निर्देशन किए जाएंगे। और इसके बाद अर्हता बताया गया है। सदस्यों की अर्हता कौन होगी? सदस्यों की निहर्ता, डिस्क्वालिफिकेशन में है कि यदि सदस्य जो है दिवालिया हो जाए या न्यायालय द्वारा न्यायालय के किसी आदेश से उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, विकृत हो गया हो या कार्य करने में सक्षम न हो, अक्षम हो, ऐसे लोगों को बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। सदस्यों का स्थान और रिक्त होने पर अधिनियम धारा 7 में बताया गया है कि सदस्य का स्थान रिक्त होने पर, स्थान खाली होने पर राज्य सरकार जो है की सलाह से ये बोर्ड जो है सदस्यों के गठन का वो बंद करता है। समितियां हैं, बोर्ड की बैठक है। बोर्ड की बैठक में प्रत्येक माह में 3 बार बैठक होना आवश्यक है, जिसके संबंध में उस निश्चित एरिया के लिए जल प्रदूषण निवारण के लिए तमाम कार्य योजना है उसको तैयार करना। जैसे गंगा प्रदूषण है, गंगा प्रदूषण बोर्ड बना है, गंगा प्राधिकरण बन गए हैं, वो भी एक जो है कि लीगल पर्सन हो गए हैं, वो जल प्रदूषण के निवारण नियंत्रण के लिए उपाय करते हैं। संयुक्त बोर्ड अधिनियम धारा 13 में बताया गया है। बोर्ड के सदस्य की शक्तियां, कर्मचारियों की शक्तियां 12 में बताया गया है। 10 में अध्यक्ष की शक्तियां बताई गई है। संयुक्त बोर्ड का संपंच है। इस तरह से बोर्ड की शक्तियां, अधिनियम की धारा 16 में केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया है और अधिनियम की धारा 17 में राज्य सरकार को। ध्यान दीजिए, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 की धारा 16 में केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई हैं और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 की धारा 17 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शक्तियां दी गई हैं। शक्तियां लगभग समान हैं और शक्तियों के द्वारा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण के संबंध में जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम आयोजन तैयार करना इनका कार्य है। किसी राज्य बोर्ड या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए जैसा कि धारा 18 में बंधित किया गया आदेश देना है।
कृषि मल या अन्य व्यावसायिक बहिर्वाह के उपयोग की, ये इस तरह से हम देखते हैं जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड में केंद्रीय और राज्य दोनों का उपबंध किया गया है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के लिए राज्य सरकार की शक्तियां धारा 19 में उपबंधित की गई हैं। सूचना प्राप्त करने की शक्ति धारा 20 बताई गई है। किसी मामले में किसी संबंध में सूचना प्राप्त करने की शक्ति धारा 20 बताई गई है। इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जिसके अंतर्गत केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण बोर्ड का गठन धारा 3 बताया गया है, शक्तियां बताई गई धारा 16 में। राज्य प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन धारा 4 अधिनियम की धारा 4 बताया गया है और इसके लिए शक्तियां धारा 17 बताई गई हैं। ये दोनों चीजें आपको परीक्षा में उपयोगी है, परीक्षा में पूछा जाएगा और अगले दिन इसके बाद पुनः जो है चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।